एक्चुअली ये कहानी अतीक अहमद की है ही नहीं। ये कहानी उमेश पाल के मर्डर से लेके अतीक अहमद के मर्डर के बीच में जो 54 दिन है, ये कसारी मसारी उसकी कहानी है। आपने कहा कि अतीक से जैसी दोस्ती थी, तो क्या अतीक जैसे आदमी से दोस्ती हो सकती है? निर्भय गुजर ने मुझे इंटरव्यू करने के बाद अपने झोले में हाथ डाल के 16,000 रुपए भी दिए थे। अच्छा। अगर अतीक ने अपने बेटे को एनकाउंटर से बचाने के लिए एक बहुत बड़े मंत्री से सौदा किया था, तो वो सौदा था, वो सौदा सही जगह पहुंचा। बात यह है कि वहां से इनकार किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। सर, मरवाया किसने? ये सीक्रेट है अभी तक। ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे तो अतीक कुछ कर नहीं पाएगा। यहां उसने गलती की। ये सुपारी उत्तर प्रदेश से चलती है, ये सुपारी मेरठ पहुंचती है, मेरठ से बुलंदशहर आती है, बुलंदशहर से गुरदासपुर पंजाब जाती है, पंजाब से अजरबैजान। आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, लिखा तो इसको नॉन फिक्शन भी जा सकता था। कोई डर था या किसी का नाम नहीं लिखना चाहते तो इसको? जैसे मुख्तार अंसारी मर गया, एक मर्मरिंग है, उसकी फैमिली का आरोप है बहुत सारे लोगों का, और एक कि मुख्तार अंसारी को जहर देके मारा गया। अतीक समझ गया था कि अगर हम यूपी रहे यहां तो निपट जाएंगे, इसलिए उसने कोर्ट में अर्जी दी, और अर्जी दे के गया कहां? गुजरात। देखिए, भाजपा सरकार यहां भी है, भाजपा सरकार वहां भी है, पर वो वहां ज्यादा सेफ महसूस कर रहा है। इसी हिसाब से आपने लिखा है उसमें कि 11 जज उसका फैसला तक सुनाने को तैयार नहीं था, और 12वें ने जब सुनाया तो जमानत ही दे दी। फैसला नहीं, सुनवाई करने को तैयार नहीं थे जी। तो मनमोहन सिंह न्यूक्लियर डील पर संसद में वोटिंग चल रही है, परमाणु संधि पे। अतीक अहमद जेल से आता है और मुलायम सिंह ने धरना दिया फूलन देवी की गिरफ्तारी के लिए। वही मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनते हुए फूलन देवी के लिए शासनादेश जारी करते हैं। परवेश टांडा को यूपी से सुपारी नेपाल जाती है मनोज राजन त्रिपाठी की, और ट्रक से कुचल के मारने का प्लान था। आईबी और रॉ से मुझे ये टिप ऑफ मिला कि तुमको यहां मार दिया जाएगा। ये बड़ा कांड भाई, 10,000 करोड़ बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारे मर्डर इन्वॉल्व है। भारत की राजनीति किसी रोचक फिल्म की तरह चलती है, जहां हीरो भी है और विलन भी है। यानी भारत की राजनीति में अपराध जो है बहुत मजबूती से पिछले कुछ दशकों में नजर आया, और अपराधियों को हमने जीतते हुए देखा। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी, और आज दैनिक जागरण के हिंदी है हम चैनल के इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसका नाम है कसारी मसारी। और ये किताब कहने को तो उपन्यास है, लेकिन ये किताब जो है ये वास्तविक घटना पर आधारित किताब है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति और उसमें मौजूद एक गैंगस्टर की कहानी है। ये किताब दैनिक जागरण बेस्टसेलर सूची में भी आई है, और किताब के राइटर हैं मनोज राजन त्रिपाठी जी, जो कि प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। जागरण से उन्होंने अपना करियर शुरू किया, हिंदुस्तान टाइम्स में रहे, जी में रहे, न्यूज़ 18 के साथ रहे, और इसके अलावा क्रिएटिव साइड में उन्होंने किताब ही नहीं फिल्मों में भी काम किया है। अतिथि तुम कब जाओगे उसके वो डायलॉग राइटर रहे हैं। जी पर आपने कार्यक्रम देखा होगा, स्वर्ण स्वर भारत, उसके क्रिएटिव हेड भी मनोज जी रहे। तो मनोज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नवीन भाई। ये पत्रकार जो है उसकी कई सारे पंख होते हैं। तो आप एक तरफ तो पत्रकारिता करते रहे, जहाँ पे हार्डकोर जो है कहानियाँ आई हैं जमीन की, चाहे अपराध की हो, राजनीति की हो, या कोई और खबर हो। वहीं दूसरी तरफ स्वर्ण स्वर भारत या अतिथि तुम कब जाओगे के डायलॉग्स। तो ये अलग अलग दिशा में जाने की यात्रा कैसे रही? शुरू से थी या? मुझे लगता है कि कलम तो हमेशा से साथ में थी जी। वो शायद मेरी दादी और मेरे बाबा से मेरे पास आई, और इसके बाद जिंदगी में आम हिंदुस्तानी क्रिकेट खेलता था, तो मैं भी वो आम हिंदुस्तानी था, और लगता था कि क्रिकेट में एक दिन गवास्कर बनेंगे। कुछ दिनों बाद पता लगा कि ये गवास्कर जो है बाप के झापड़, हथौड़ी, थप्पड़, बेल्ट ये सब खाते खाते किसी दिन हाफ के रन लेते लेते रन आउट हो जाएगा। मान के चलिए हिट विकेट हो जाएगा जी। फिर गाना गाने लगे। गाना किसी ने बताया गाते हो, तो गाते गाते ऑल इंडिया जीता। ऑल इंडिया मतलब जहाँ पे सुरेश वाडेकर, हरिहरन, सोनू निगम, सुनिधि चौहान जी, इन्होंने जीता, वो जीता। फिर उसके बाद दिल है कि मानता नहीं फिल्म के लिए मौका मिला, उसका एक गाना रिकॉर्ड किया, दुल्हन तू दूल्हा में बन जाऊंगा। लेकिन वो गाना ओवरराइट हो गया फिल्म के आते आते तक, देवाशीष दास गुप्ता ने गा दिया। तो पहले क्रिकेट की किट पैक हुई थी, इस बार हारमोनियम पैक कर दिया, लेकिन कलम फिर भी साथ थी। तो
तो जागरण से शुरुआत की, हिंदुस्तान टाइम्स गया, फिर टीवी में काम करने का बड़ा मन था तो न्यूज़ 18 एक 15-16 साल रहा और बड़ा अच्छे ढंग से वहाँ पे काम हुआ। जी में ये सब होते होते फिर लगा कि यार कुछ फिल्म लिखनी है, और ये फिल्म लिखने का सिलसिला बचपन में 7-8 साल का था तब से था। चंदा मामा के फोटो काट काट के कोशिश करता था लोगों को दिखाने की, जितनी फोटो काट लेता था उनको एक पहले कहानी में पिरोता था। वाह। फोटो अलग है पर कहानी मेरी एक जैसी हुई। तो पूरे मोहल्ले के हर गेट पर फिल्म का नाम लिखा होता। जैसे मुझे अभी तक याद है, अगिया बेताल, 8-9 साल का रहा होगा तब की बात है, और पत्थर के पैसे लेता था, कागज की टिकट देता था, और दादी की धोती से एक थिएटर बनाता था, उसी के अंदर ये फिल्म दिखाता था। ये 7-8 साल की बात। तो कलम और कहानी हमेशा साथ रही। तो बॉम्बे गया, बात बन गई, अतिथि तुम कब जाओगे आ गई, बात बन गई। लेकिन हर कहानी पर फिल्म नहीं बनती, तो सोचा कि इसका बी प्लान क्या हो सकता है। तो बी प्लान किताब थी, तो किताब लिखना शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपना सफ़र बंद कर दिया है बॉम्बे वाला, अभी भी काम कर रहा हूँ, लेकिन कहानी है तो बतानी है, ये मेरा अपना एक टैगलाइन है, वो बता रहा हूँ। आपने कहा कि ये करते करते, ये सब करते करते ये कैसे बन गए, आप कतई मत समझिए कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे करना क्या है। हो सकता है कि मैं कुछ समय बाद आपको कुछ और करता दिखाई दूँ। ये है कुल मिला के। लेकिन टैलेंटेड आदमी की पहचान यही है कि वो बहुत सारी चीजें करता रहता है, और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ताकि लोग मुझे टैलेंटेड समझे, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज चल रहा हूँ। नहीं, ये कंफ्यूजन प्रिवेल करता रहना चाहिए जी। अच्छा, आपकी जो यात्रा रही उत्तर प्रदेश का, तो आपने बहुत करीब से राजनीति को देखा है, बहुत सारे गैंगस्टर्स को आपने देखा, और जब मैं कसारी मसारी का भूमिका पढ़ रहा था तो उसमें था कि आपने पहले कुछ और लिखना शुरू किया, फिर कुछ और लिखना शुरू किया, और दोनों को छोड़ के आपने इसको लिखा। तो मैं 2 सवाल जोड़ देता हूँ उसमें। पहला, तो पहले जो लिख रहे थे वो क्या था, और दूसरी चीज़ कि इतने गैंगस्टर थे उसमें, कसारी मसारी का जो हीरो है उसी की कहानी क्यों? एक्चुअली ऐसा हुआ कि पहले मैं एक कहानी लिख रहा था बनारस पे जी, और इस कहानी के लगभग 100 पेजेस पूरे हो चुके थे। फिर एक दिन मैं कानपुर जा रहा था, लखनऊ से बाई रोड, तो एक टोल पड़ता है नवाबगंज के पास, वहां एक ट्रक खड़ा हुआ था। उस ट्रक पे ट्रक वाला गाना बज रहा था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, इस टाइप का। मुझे अचानक एक दूसरी कहानी याद आई जो मुझे कश्मीर पे लिखनी थी। तो मैं आया और मैंने पब्लिशर से रिक्वेस्ट की कि बनारस वाली कहानी रोक देते हैं और वो कश्मीर वाली कहानी लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कहानी सुना दो, तो कहानी सुनाई, सिनॉप्सिस देके सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, पहले इसको लिख दो। अब मैं उसको लिखने लगा। अब इसके भी 70-80 पेज लिख ही पाया था, तब तक देखा सामने अतीक का मर्डर हो गया, और मर्डर टीवी पर पहली बार लाइव देखा। लाइव जब मैं कहता हूं तो इसके पीछे यह है कि जैसे आरुषि के बाप जब कोर्ट में जा रहे थे तो किसी ने आके उनको चाकू मार दिया था, और मीडिया की भीड़ में यहां से कैमरे से कैसेट निकाली जाती है, स्टूडियो लाई जाती है और तब ऑन एयर की जाती है। अरविंद केजरीवाल पे कोई स्याही फेंकता है तो वो कैसेट निकाली जाती है, स्टूडियो लाई जाती है और तब लाइव की जाती है। लेकिन पहला जिंदगी में ऐसा मैंने अपने टीवी करियर में, जो कि कम से कम 20 साल का है, पहली बार देखा कि एक बंदा, अतीक अहमद जिसका नाम है, वो अशरफ के साथ एक हथकड़ी में बंधा हुआ है, बाहर आ रहा है, मीडिया में से 3 मीडिया मैन निकलते हैं और जिगैना से उसको मारना शुरू करते हैं और वो ढेर हो जाता है। ये लाइव था, बैकपैक ऑन था, ओवी वैन ऑन थी, और ये लाइव हो रहा था। तो उस लाइव और इस लाइव का फर्क समझ गए, डेफर्ड और लाइव का मतलब। जी, बिल्कुल। ये देख के मुझे तुरंत लगा कि एज अ जर्नलिस्ट एंड एज अ टीवी जर्नलिस्ट, और अतीक से जैसी खुद की मेरी अपनी दोस्ती थी, इन सब चीजों को देखते हुए मुझे ग्रेंजर नजर आया कहानी में। अगली सुबह फिर हुई, मैंने फिर पब्लिशर को फोन मिलाया कि अब मैं कश्मीर की कहानी नहीं लिखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कहना क्या चाहते हो, उस स्टाइल में उन्होंने कहा। मैंने कहा मैं अतीक पे लिखना चाहता हूं, ये मर्डर यूं ही नहीं है, इस मर्डर के पीछे बहुत कुछ है। तो उनको सारी चीजें समझाई, उन्होंने फिर मेरी बात मान ली। तब मैं पंजाब मूव किया, पंजाब से बिहार गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, करीबन लगभग 4-4.5 महीने की रिसर्च हुई बुंदेलखंड होते हुए, और उसके बाद फिर ये कहानी लिखी। आपने कहा कि अतीक से जैसी दोस्ती थी, तो क्या अतीक जैसे आदमी से दोस्ती हो सकती है? अतीक तो दोस्ती तो मेरी मतलब बहुत सारे ऐसे नेताओं से भी है जो संसद और विधायक में बैठे, विधानसभा में बैठे हुए हैं। तो दोस्ती
तो मैंने निर्भय गुजर का बीहड़ में कूद के इंटरव्यू लिया था। मैंने ददुआ जो 35 साल तक गायब रहा, जिसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं छू सकी, उस ददुआ के सबसे खतरनाक चेले ठोकिया का इंटरव्यू किया हुआ है, जगजीवन परिहार का इंटरव्यू किया। तब डकैतों की दुनिया होती थी। तो रिवाइंस में जाके, बीहड़ में जाके जब उनका इंटरव्यू कर सकता था, तो वो दोस्त निर्भय गुजर ने मुझे इंटरव्यू करने के बाद अपने झोले में हाथ डाल के 16,000 रुपए भी दिए थे। अच्छा। हाँ, वो देता था, इनाम था, वो इनाम था। और एक्चुअली इनाम भी नहीं कहेंगे इसको, सगुन कहेंगे कि आप सगुन है हमारी तरफ से, जाओ ले जाओ खुश रहो, इस टाइप का इनाम था। तो वो लेके, तो कोई भी, और अतीक से दोस्ती क्यों नहीं हो सकती थी? अतीक 4 बार का विधायक था, 1 बार का सांसद था। बहुत सारे लोग हैं। मान लीजिए धाकड़ जो रोड कांड वाला अभी सामने सबके आ रहा है, वो धाकड़ अगर किसी सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हो और मैं कहूं कि वो मेरा दोस्त था, तो धाकड़ ये भी करता है, क्या जाना जाए। तो इस तरीके से अतीक से दोस्ती थी। 10 बार की मुलाकात है। और सुएट्स में जब उसने मारपीट की थी, तब उसको मालूम नहीं था कि दुनिया बदल गई है। अब मोबाइल आ गए जो टैप भी होते हैं, अब सीसीटीवी आ गए जो कैद भी होते हैं। वहीं से वो पहली बार जेल गया। और जब उसने कहा बहुत ठीक किनो भैया, तुम्हारे जैसे दोस्तन से दोस्ती यही तरह के मालूम रहा है हमका। तुमने कहा क्या हो गया? तो कल लखनऊ में मिल रही हो, इलाहाबाद ना हो ये कहूँ? अरे काहे ना, आप बिल्कुल आप। तो बोले आओ भैया, हमरे पक्ष ले लो। तुमने लाइव पे बैठ जाओ। तो वो लाइव पे बैठा ला, मैं टीवी पे खड़ा हो गया। सुमित अवस्थी एंकर कर रहे थे, तो अतीक से दोस्ती थी, इसीलिए लाइव पर आ गया। और ऐसे बहुत सारे लोगों से दोस्ती है। मैं माओवादियों को लेके चाइना बॉर्डर तक जा चुका हूं। 20 दिन का पूरा कैंपेन किया था, माओवादियों के बीच में, नक्सलियों के बीच में किया। तो दोस्त तो ये सब होते हैं। अब देखिए विजय माल्या ही हो गए। हो रहा है ना उनका इंटरव्यू, तो विजय माल्या का इंटरव्यू हो रहा है। कौन आदमी नहीं चाहता? इस देश के एक बहुत बड़े पत्रकार, मैं नाम नहीं लूंगा इनका, उनकी दिली इच्छा, उनके ड्रॉर में दाऊद इब्राहिम का फोटो है। उनका कहना है कि मैं अपनी जिंदगी को सफल तब मानूंगा जिस दिन मैं दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू ले लूंगा। तो चलता है नवीन भाई। तो पत्रकारों के साथ तो चूंकि हीरो और विलन दोनों ही टकराते रहेंगे लगातार, आपको कितना आसान होता है? क्योंकि नैतिकता, जब आपने माओवादियों की बात की, तो ऐसे बहुत सारे किस्से आते हैं जब पत्रकार जाके टेररिस्ट से मिल के आते हैं उन ठिकानों तक, या नक्सलियों के साथ उन ठिकानों तक जहां तक कि पुलिस नहीं पहुंच पाती है। तो एक तो ये नैतिकता है कि हाँ ये अपराधी हैं, इनको पकड़ना है, तो लेकिन वो सूचना पत्रकार कभी नहीं देता कि वो कहाँ उसको मिल के आया था, किस तरीके से। तो नैतिकता और इसके बीच में कैसे सामंजस्य बैठता है? क्योंकि जानते आप भी हैं कि अपराधी है, मैं समझता हूँ कि ये काम है कि आपको इंटरव्यू देना है, लेकिन कहीं ना कहीं तो। सर, इंडिया टुडे में मैंने पहली बार जी एक बंदे का इंटरव्यू देखा था जिसका नाम था वीरप्पन। इंडिया टुडे का कोई पत्रकार होगा, उसने जाके किया होगा। ऐसे ही तोमर साहब जो थे, मैंने आलोक तोमर, उन्होंने पान सिंह तोमर का, ही वॉज द फर्स्ट मैन हु जम्प्ड इनटू रिवाइन, और जाके उन्होंने पान सिंह तोमर का इंटरव्यू लिया था। ये पत्रकार को करना होता है। और हमें पत्रकारिता का सबसे पहला शपथ इस बात की होती है कि मालिक भी पूछ रहा हो, संपादक भी पूछ रहा हो, तब तक आप अपने सोर्सेज रिवील नहीं करेंगे। और अगर इस मामले में कहीं कोई लीगलिटी फंसती है, कोई कोर्ट में मामला जाता है, तो हम जवाबदेह हैं। वहां पे हम ये कहेंगे कि हम अपने सोर्स का नाम नहीं बता पाएंगे। इस कसारी मसारी के लिए मैं तिहाड़ के बड़े बड़े लोगों से मिला हूं, मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला हूं, अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी या बहुत सारे जितने भी माफियाज, IAS, PCS, IPS नेता, उन सब लोगों से मिला हूं। इस पूरी कहानी में एक लाइन झूठी नहीं है। एक लाइन झूठी कहना शायद गलत बात हो गई, फिक्शनल नहीं है। सब कुछ बिल्कुल सच है। अगर अतीक ने अपने बेटे को एनकाउंटर से बचाने के लिए एक बहुत बड़े मंत्री से सौदा किया था, तो वो सौदा था, वो सौदा सही जगह पहुंचा। बात यह है कि वहां से इनकार किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस मंत्री ने यह भी कहा कि अभी छोड़ दीजिए, बाद में मार दीजिएगा, लेकिन अभी मुझ पर दबाव है कि इसको बचा लिया जाए। ठीक है, वो दबाव नहीं माना गया और एनकाउंटर तो हुआ ही उसका। तो इस तरीके के लोगों से मिलना होता है। हम अपने सोर्सेस कभी रिवील नहीं करते हैं, और ये हमारी नैतिकता है कि हम अपने जिसको आप नैतिकता कह रहे हैं, मेरी नैतिकता वही है
कि मैं अपने सोर्स रिवील नहीं करूंगा, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं किसी को, हम ढूंढ के ला रहे हैं। तो जब हम ढूंढ सकते हैं तो आप तो ढूंढ ही सकते हैं। ये जो किताब है, मैं दर्शकों को बता दूं कि कसारी मसारी है तो उपन्यास जिसके कि मुख्य पात्र का नाम है बाबर कुरैशी, लेकिन ये बाबर कुरैशी अतीक अहमद के किरदार पर आधारित है और ये पूरी कहानी अतीक अहमद की जो अपराध गाथा है, उसका जो जीवन है, उसके ऊपर है। और इसलिए हम बार बार अतीक अहमद की बात कर रहे हैं। और चूंकि पत्रकार सीधा सवाल पूछते हैं तो मैं भी मनोज सर से इस मौके का फायदा उठाता हूं और सीधा सवाल पूछता हूं, सर मरवाया किसने उसको? ये सीक्रेट है अभी तक। किताब में है किसने मरवाया, किताब में है, लेकिन क्या वो पात्र वास्तविक है? वो वास्तविक पात्र है, वो जेंडर चेंज है। जेंडर, देखिए उमेश पाल जब मारा गया, उमेश पाल को मरना नहीं था। उमेश पाल राजू पाल विधायक हुआ करता था जी, उसका गवाह था। इंक्वायरी जब हुई, उमेश पाल को 2 करोड़ रुपए देके अतीक ने खरीद लिया, यानी होस्टाइल कर लिया उसको। 2 करोड़ में वो होस्टाइल होता है और अतीक के लिए ही काम करने लगता है। राजू पाल भी चेला ही था अतीक का, राजू पाल भी अतीक का चेला था, लेकिन मायावती चूंकि नाराज थी अतीक से, इसलिए अतीक के खिलाफ राजू पाल को टिकट दिया था उन्होंने। राजू पाल विधायक बना, अशरफ नहीं बने और वो सांसदी के वजह से सीट छोड़ रहा था, तो उसने राजू पाल को मारा, 5 किलोमीटर दूर तक लेके घंटों तक मारा। वो उमेश पाल जमीन के कारोबार में अतीक के साथ था। अतीक साबरमती जेल पहुंच गए, सारा कारोबार उमेश पाल देख रहे थे और पैसे नहीं दे रहे थे, जमीन बेच रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे। वो पैसे न देने की वजह से अतीक ने उसको 2-4 बार धमकाया। धमकाने पर उसने कहा शादी है एक, उस शादी में भाभी को पैसा दे दूंगा, यानी शाइस्ता को दे दूंगा। लेकिन शाइस्ता से जब वो शादी में मिला, उसने अतीक के लिए जो भरपूर उत्तर प्रदेशी गालियां हो सकती हैं वो सारी गालियां भी दी और कहा खोद कर गाड़ देंगे, क्योंकि तब तक वो भाजपा ज्वाइन कर चुका था। यहां से बात बिगड़ी और अतीक को लगा कि अब कल के लौंडे, माफ कीजिएगा कहानी है उस हिसाब से बात कर रहा हूं, कल के लौंडे मुझे टीप मार के निकल जाएंगे, मेरा पैसा मार लेंगे, तो जिन पे करोड़ों फंसा है उनका क्या होगा। यहां से अतीक ने फैसला किया उमेश पाल को मरवाने का। लीड किया शाइस्ता, उसकी बीवी ने, और ऑपरेट किया बरेली जेल से अशरफ ने, क्योंकि बरेली जेल में मीटिंग हुई, उसके सीसीटीवी फुटेज है, वो सारे सबूतों के साथ है। आप अगर गौर करें कभी उमेश पाल के मर्डर पर, तो गोली उमेश पाल पे चल रही है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम जो है वो बेवजह बम फेंक रहा है, इधर उधर फलाना ढिमाका, किसी में मार नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट को नहीं टारगेट कर रहा है, हवा में फेंक रहा है बम। क्यों? ग्रेंजर किस लिए? गब्बर इज बैक। ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे तो अतीक कुछ कर नहीं पाएगा। यहां उसने गलती की और यहीं से उसी दिन तय हो गया था कि अतीक को मरना है। यह सुपारी उत्तर प्रदेश से चलती है, यह सुपारी मेरठ पहुंचती है, मेरठ से बुलंदशहर आती है, बुलंदशहर से गुरदासपुर पंजाब जाती है, पंजाब से अजरबैजान, टर्की से अजरबैजान, ईरान, पाकिस्तान होते हुए ड्रोन ड्रॉपिंग करके 9.5 लाख रुपए की जिगाना आती है, लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिनको रोहिणी कोर्ट में टिल्लू तेजपुरिया की हत्या करनी थी। टिल्लू तेजपुरिया समझ गया आप, जिसका विजुअल आया था, दर्जनों लोगों ने उसको तिहाड़ में मारा था। वहां पर जिस बंदे ने उसको सुपारी दी थी, उस बंदे को ही टिल्लू तेजपुरिया के लोगों ने मार दिया। क्लियर कर दूं, टिल्लू तेजपुरिया मिड्ढा गैंग का आदमी है। और लॉरेंस बिश्नोई का बंदा, मैं नाम भूल जाता हूं उसका, जैसे अभी आप एक नाम भूले थे, मैं हमेशा उसका नाम भूल जाता हूं, वो भी तिहाड़ में था और टिल्लू तेजपुरिया को मारना था। इसी गैंग वॉर में ही मूसेवाला की हत्या, जिसका अपने किताब में विक्की बरार के नाम से लिखा है, उसकी हत्या हो जाती है। वो हत्या होते ही ये सुपारी आई कहां से थी, ये चेन ब्रेक हो जाती है। लेकिन आइए उस चीज में देखिए कि उस दिन ये दोनों भाई एक हथकड़ी में थे। उस दिन जिनकी जेब में 90 रुपए खाने के लिए नहीं होंगे, वो 9.5 लाख रुपए की जिगाना से गोली मार रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, पुलिस के हाथ होल्स्टर तक नहीं जा रहे थे और कितने आराम से वो सरेंडर कर रहे थे। तो सुपारी का जाना, पंजाब से बैक होके आना और अतीक का मारा जाना, चूंकि मामला थोड़ा सा सब जुडिस है, इसलिए वो सारी चीज किताब में है, कैसे हुआ है वो सारी चीज है। बट अभी इस चीज का लीगली कागजों पर सामने आना बाकी है। अच्छा, कसारी मसारी जो नाम है, ये चूंकि किताब पढ़ते हुए पता लगता है कब्रिस्तान है, पर इस नाम को
स्पेसिफिकली इसी नाम को रखने के पीछे कोई सिंबॉलिक रीजन है? जी जी। एक्चुअली ऐसा है कि जैसे हम इस समय नोएडा बैठे हुए हैं, अब आप देखिए यहाँ कंक्रीट है, कभी यहाँ खेत होंगे, जंगल होंगे। कसारी मसारी सैकड़ों बीघा में बसा हुआ बबूल का जंगल था। धीमे 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 वहां रिहायश होती चली गई। वही कसारी मसारी इलाका है जहां पे एक झोपड़ी में एक तांगे वाले के घर में अतीक पैदा होता है। अतीक 70s के आसपास, 72-75 के आसपास अपना पहला जो मर्डर करता है अपनी आपराधिक दुनिया कसारी मसारी में करता है। फिर वो जंगल कटते 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 रिहायश हो गई और अब वो जितना जंगल बचा है उसमें कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान का नाम है कसारी मसारी। चकिया किया जितने इलाके सब कसारी मसारी में। तो अतीक वहीं पैदा होता है, अतीक वहीं से अपराध करता है और अतीक उसी कसारी मसारी के कब्रिस्तान में दफन किया जा सकता है। इससे बेहतर टाइटल क्या हो सकता है? फ्रॉम A to Z। बिल्कुल। अच्छा, ये जो उपन्यास है, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, लिखा तो इसको नॉन फिक्शन भी जा सकता था, कोई डर था या किसी का नाम नहीं लिखना चाहते तो इसको फिक्शन के तौर पे प्रेजेंट किया, जबकि आप कह रहे हैं इंटरव्यूज में, आप बड़े आराम से कह रहे हैं कि हाँ ये उसके ऊपर है? कुछ प्रॉब्लम पब्लिशर्स की भी होती है, अंततः उनके ऊपर बात आ सकती है। मैंने इस कहानी को जो लिखा था वो पूरा नॉन फिक्शन लिखा था। वहां से इस मुद्दे पर बड़ी मीट, आप तो खुद ही किताबें लिख चुके हैं, जानते होंगे आप, तो तमाम सारी चीजें सामने आती हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा ऐसा कर दो। मुझे बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी हमारी बहस हुई। और एक बात और भी है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, जैसे मुख्तार अंसारी मर गया, एक मरमरिंग है, उसकी फैमिली का आरोप है, बहुत सारे लोगों का, और एक मजे का लोगों में एक हवा बहती है, सवाल तैरता है जिसमें कि मुख्तार अंसारी को जहर दे के मारा गया। एक थ्योरी तो है ही है, अगर मरमरिंग भी मान ले तो भी एक थ्योरी तो है ही है। अगर ये थ्योरी नहीं होती तो मुख्तार का जो बड़ा भाई अफजाल है, उसने मुख्तार की पूरी बॉडी को केमिकलाइज कराया, फिर उसको दफन कराया। वो केमिकल इस अंदाज में कराया गया है केमिकलाइज कि आज से 30-35 साल बाद भी जब कब्र से वो लाश निकाली जाएगी, अगर उसका दोबारा पोस्टमार्टम होगा तो सारी चीजें सुरक्षित हैं। यानी कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके दिमाग में कि उसने केमिकल कराया। यही सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें अभी सामने नहीं आई हैं, ये आएंगी। लेकिन जो लाने वाले लोग हैं, जो इस चीज को सामने लाने वाले हैं, वो फेवर का माहौल अभी देख रहे हैं। वो फेवर का माहौल अभी उनके नहीं है। अगर होता तो अतीक नहीं, अतीक जिंदा होता। ये कितनी मजेदार बात है कि जिन्होंने पूरा जीवन कानून तोड़ा, लोगों को कानून तक नहीं पहुंचने दिया, वो उसी कानून से उम्मीद लगा के बैठे, केमिकलाइज करके रखो, 30 साल बाद भी कानून से ही मदद मांगेंगे वो। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं यहां पे। जी। लखनऊ में अभी एक लड़के ने 2.5 साल की बच्ची सामने से उठाई, मेट्रो स्टेशन पे लाया और उसके संग रेप कर दिया। अभी परसों नरसों की बात है। कल वो लड़का एनकाउंटर में मार दिया गया, उसके ऊपर तुरंत 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया। बर्बर है, दरिंदगी है, हैवानियत है। लगता है कि बिल्कुल ठीक किया गया। हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ 4 लड़के रेप करते हैं, पुलिस उनको जला भी देते हैं। पुलिस उनको पकड़ती है, उसी जगह एनकाउंटर में मारती है, उनको जला भी दिया जाता है। इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज मुझे लगता है कि होती है नहीं। अगर इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज होती तो किसी कस्साब को भी एनकाउंटर में मार दिया गया होता, लेकिन उसको थ्रू प्रॉपर चैनल कोर्ट के जरिए लाके फांसी दी गई, चाहे वो सद्दाम हो चाहे वो कस्साब हो। मुझे इसके लूप होल्स हैं, ये बड़ी, क्योंकि आप जो कह रहे हैं इसमें देखिए, जब इसी किताब को हम पढ़ते हैं, पूरी कहानी इसको पढ़ते हुए कई जगह पे ये लगता है कि ये तो साउथ इंडियन फिल्म जो हम देख रहे हैं कि लड़की को कहीं से उठा लिया। हाँ, ये चीज अतीक अहमद का भाई कर रहा है। मदरसा कांड जो आपने लिखा, उसको पढ़ते हुए मतलब रूह कांप जाती है। हाँ, बिल्कुल। और मैं एक बार मुझे लगा कि शायद आपने फिक्शनल लिखा है। ना। लेकिन अभी जब आपने कहा तो मैं अब उसको, जब आप कह रहे थे कि हर घटना सच्ची है, तो मैं उसको सोचते हुए सोच रहा था कि ये इतनी क्रूर घटना कोई कैसे कर सकता है। मदरसे में अपंग बच्चियों के साथ बलात्कार, ये हरकत तक हुई है यहाँ पर। और ऐसे आदमी को कानून के माध्यम से राजनीति भी उसको सहायता कर रही है। आपने कुछ राजनीतिक पात्रों के भी नाम लिए हैं जो कि उनको सहयोग करते हैं, उनको सांसद बनवाते हैं, विधायक बनवाते हैं। वो लगातार इतने वर्षों से छूटा हुआ है। वहां पे जनता क्या करेगा? तो फिर कोर्ट में आएगा, कोर्ट से जेल में रहकर वो धमकियां दे रहा है। वहां पर तो जनता को यही लगता है कि मरने तो इसको, क्रिमिनल है वो। बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। कल जब वो लड़का जिसने 2.5 साल की बच्ची के साथ किया, जब वो एनकाउंटर मारा गया, ट्विटर में बड़े बड़े अच्छे हैंडल्स लिख रहे हैं कि राहत की खबर है कि वो मार दिया गया है। ये बड़ी कैश 22 सिचुएशन है। इसको सुलझा पाना और इसकी एक थिन लाइन लेके चल पाना, स्ट्रेट लाइन लेके चल पाना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल सही है, अतीक अहमद पर लगभग 167-68 मुकदमे हैं, जिसमें करीबन 60 से ऊपर मुकदमे सिर्फ हत्या के, और वो हैं जो मुकदमों तक आ पाए। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सारे ऐसे जो आ ही नहीं पाए। नो वन किल्ड राजू पाल, फैसला हो चुका है, किसी ने मारा ही नहीं है, और अतीक अहमद ने दौड़ा दौड़ा के मारा था राजू पाल को। माफ कीजिएगा, सूरज कली, जिसके पति को, बेटे को जनरेटर के करंट में लगाकर मारा गया। अशोक साहू, जिसने गाड़ी नहीं बैक की थी और गाड़ी बैक न करने के चक्कर में उसको मारकर रेलवे लाइन पर कटने के लिए छोड़ दिया गया। वो अतीक है जिसने अपने रिश्तेदार की बेटी अलकमा, वो एक ड्राइवर के साथ भाग गई थी, उसने कहा कि साहब, उसने पुलिस से ट्रेस करा के मंगवा लिया लड़की को। रिश्तेदार ने कहा कि भाई इसको कहीं और ब्याह देंगे। बोले अपना बासी माल अपनी कौम के किस आदमी को दोगे? ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया। ऑनर किलिंग भी की है उसने सर, और वो किसी का था ही नहीं। एलिना सिटी जो बन रही है गंगा कछार में, कौशाम्बी तक जो कछार है, जमीन के ही कारोबार में था, तो वो मदरसा बीच में उनकी डिजाइन को डेंट मार रहा है। तो कहा कि मदरसा छोड़ दो। उसने कहा नहीं, मदरसा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो बलात्कार झेलो। ये मुलायम सिंह के दौर में हुआ था। ये वही दौर है, मैं उस समय था, IBN-7 में था उस समय। ये वो दौर है नवीन भाई, जिस वक्त निठारी कांड होता है, जिस वक्त कविता कांड, मेरठ में एक असिस्टेंट प्रोफेसर थी जिसको मार के बहा दिया गया, आज तक लाश नहीं मिली, और जिसने उसकी हत्या कबूल ली थी वो खुद बाद में जेल में मरा पाया गया। ये उसी वक्त की बात है कि इलाहाबाद के में मदरसा कांड हुआ है। ये सारे कांड हुए हैं और अतीक को किसी में जेल नहीं हुई है। अतीक समझ गया था कि अगर हम यूपी रहे यहां तो निपट जाएंगे, इसलिए उसने कोर्ट में अर्जी दी, और अर्जी दे के गया कहां? गुजरात। देखिए, भाजपा सरकार यहां भी है, भाजपा सरकार वहां भी है, पर वो वहां ज्यादा सेफ महसूस कर रहा है। और जब भी चुनाव आ रहे हैं, तब अतीक को बेल मिल रही है यूपी में, और हर बार आके इलाहाबाद और आसपास की सीटों में वो आकर लोगों को इकट्ठा करके वोट भी मांग रहा है। तो ये सारे बिल्कुल कुछ ढाई चाल जैसा मामला है। जब मैं इसको पढ़ता हूँ, जो आपने अभी जवाब दिया, तो उसके आधार पर अगर देखा जाए, कहानी एक आदमी की है, लेकिन उस आदमी की कहानी के माध्यम से कसारी मसारी में, एक तो मैं उस पूरे पीरियड को ही देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि सिर्फ एक आपराधिक कहानी नहीं, उसकी जवानी से लेकर अपराध, पहले अपराध से उसकी मृत्यु तक, जो कि 2 साल पहले तक की घटना है, 1.5 साल पहले की, एक पूरा दौर में देखता हूँ। इस पूरे दौर में निरंतर उस कहानी में उसका अपराध एक तरफ है, वो जो किया उसने किया, लेकिन मैं हर कदम पे सिस्टम को विफल होते हुए भी देख रहा हूँ। हाँ, तो ये सिस्टम की जो विफलता है, इसका हम किसको जिम्मेदार माने? इसमें जनता है, नेता है, जुडिशरी सिस्टम तक। इसी हिसाब से आपने लिखा है उसमें कि 11 जज उसका फैसला तक सुनाने को तैयार नहीं थे, और 12वें ने जब सुनाया तो जमानत ही दे दी। फैसला नहीं, सुनवाई करने को तैयार नहीं थे जी। 12वें जज ने जब सुनवाई की है तो बेल दे दी उसको। एक्चुअली ये कहानी अतीक अहमद की है ही नहीं। ये कहानी उमेश पाल के मर्डर से लेके अतीक अहमद के मर्डर के बीच में जो 54 दिन है, ये कसारी मसारी उसकी कहानी है। इसमें 2-4 चैप्टर आपको वो मिलेंगे जिसमें अतीक का अतीत दिखाया गया है। उसमें भी आपने टीवी वालों पे व्यंग डाला है। सर टीवी पे तो अभी आते हैं, मुझे लगता है आप टीवी जरूर पूछेंगे। अब आती है सिचुएशन ये कि इसको बढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है। तो मनमोहन सिंह न्यूक्लियर डील पर संसद में वोटिंग चल रही है, परमाणु संधि पे। अतीक अहमद जेल से आता है। जेल से आके मुलायम सिंह का है बंदा वो। मुलायम सिंह उससे कहते हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है, एंटी कांग्रेस वोट करना है। लेकिन चूंकि जिंदगी भर से मायावती अतीक से नाराज है गेस्ट हाउस कांड की वजह से, लिहाजा
मायावती को खुश करने के लिए अतीक अपना एक वोट मनमोहन सिंह सरकार को देता और सरकार बच जाती है। यह प्राइम उदाहरण मैंने आपको केवल इसलिए दिया कि उन लोगों को जो केंद्र में बैठे हैं, जो देश चला रहे हैं, उनको भी एक अतीक के वोट की जरूरत है। अब नीचे आते हैं। वो अतीक चांद बाबा को मारता है जो उसका गुरु है जी। उसको मार के पहला विधायक होता है। फिर उसको सोनेलाल पटेल अपना दल से टिकट देते हैं, ठीक। फिर समाजवादी पार्टी देती है और फिर समाजवादी पार्टी अतीक को सांसद भी बनाती है। अब इसमें नेता दोषी है कि जनता दोषी है? तो ऐसे मान के चलिए कि वो एक दौर है जिस दौर में मुख्तार अंसारी आता है, जिस दौर में अतीक आता है, जिस दौर में रिजवान आते हैं, जिस दौर में ब्रिजेश सिंह आते हैं, जिस दौर में विनीत सिंह आते हैं, जिस दौर में ददुआ नामक डकैत नाम का कुख्यात दुर्दांत डकैत जो बुंदेलखंड के इलाके में बीड़ी का पत्ता, जो तेंदू पत्ता होता है, उसका सरकारी ठेका नहीं होने देता है, सड़क नहीं बनने देता है, उसका भाई संसद पहुंचाया जाता है, उसका बेटा विधानसभा पहुंचाया जाता है। फूलन देवी, जिसके लिए बेहमई में बैठकर मुलायम सिंह ने धरना दिया था, जब 21 ठाकुर इसलिए नहीं कहूंगा कि उसमें एक धानुक था, एक मुसलमान भी था, इन लोगों की हत्या की लाइन लगा के बेमई में फूलन देवी ने, और मुलायम सिंह ने धरना दिया फूलन देवी की गिरफ्तारी के लिए। वही मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनते हुए फूलन देवी के लिए शासनादेश जारी करते हैं कि जनहित में फूलन देवी के सारे मुकदमे वापस लिए जाते हैं और उन्हें भदोही सोनभद्र से टिकट देते हैं और संसद तक पहुंचाते हैं। ये सिस्टम था सर। और ये जो लोग होते हैं, ये किसी एक सीट पर जीत कर नहीं आते हैं, ये आसपास की कम से कम 10 से 15 सीटों को प्रभावित करते हैं। अब आइए जनता पे। नवीन चौधरी के घर अतीक अहमद की 20 काली गाड़ियों के, एक नंबर वाली गाड़ी की, सबके एक नंबर होंगे, गड़गड़ गड़गड़ AK-47 कार्बाइन अरबाइन लेके लोग उतरेंगे और नवीन के घर केवल चाय पिएंगे और बाद में नवीन के हाथ में हाथ डाल के बाहर निकलेंगे। मोहल्ला छोड़िए सर, पूरा इलाका जान जाएगा कि छोटा अतीक तो नवीन ही है। ये जनता भी वैसी है। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। मुख्तार अंसारी गैंग ने पुलिस से कार्बाइन छीनी। शैलेंद्र सिंह उस समय DYSP थे। शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी गैंग से मुचैटा लेकर कार्बाइन बरामद कर ली। मुलायम सिंह ने शैलेंद्र सिंह को रगड़ दिया, उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और मुख्तार के खिलाफ चुनाव लड़ गया। चंदा मांग के उसने चुनाव लड़ा। इतने वोट मिले थे शैलेंद्र सिंह को और मुख्तार अंसारी को इतने वोट मिले थे, शाहरुख खान के हाथ भी इतने नहीं फैलते। कहां थी जनता सर? मैं मान लेता जनता अगर शैलेंद्र सिंह को चुन लेती, तो सिस्टम दोनों तरफ से गड़बड़ है। नेता उनके खून से सने हुए कपड़ों को उतारते हैं और उन्हें बुर्राक सफेद खादी पहनाते हैं और कहते हैं पहले विधानसभा आओ फिर संसद पहुंचना। और ये जनता भी उनको चुनकर पहुंचाती है, वरना बीहड़ से निकल के ददुआ का भाई और बेटा नेता नहीं बनता, कोई रिजवान नहीं बनता, कोई मुख्तार नहीं बनता, कोई अतीक नहीं बनता और न जाने कितने नहीं बनते। आप उत्तर प्रदेश के ही हैं? जी बिल्कुल, आप उत्तर प्रदेश के ही हैं। मैं बिहार से आता हूं, तो मैं जब बड़ा हो रहा था तब मैंने वहां अपराध का दौर देखा राजनीति में। और ये जो पूरा सिस्टम है, अगर शिव प्रकाश शुक्ला नहीं मार दिया गया होता तो मेरे ख्याल से 2-3 साल में हम उसको भी विधानसभा या संसद में देख रहे थे। बिल्कुल। मुख्तार अंसारी हो, ब्रिजेश सिंह हो, ये हो। मुझे एक घटना याद है 2006 में, तब मैं नौकरी शुरू ही की थी 2-3 साल पहले। गोरखपुर में पहुंचा था एक इवेंट के लिए और उसी दिन पहुंचते ही पता चला कृष्णानंद राय उनकी हत्या हो गई है। तो मैंने पहली बार वो टेरर का माहौल सड़कों पर देखा, जो मुझे लगा कि हत्या कहीं हुई है किसी दूर जगह पर और पूरा शहर जो है कैसे कांपा हुआ है उससे। तो मैंने इस चीज को महसूस किया बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी। और हर बार एक राजनेता, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, मायावती जो है अपना इतना अपमान, गेस्ट हाउस कांड आज भी लोग चर्चा करते हैं, उस अपमान को भूल जाती हैं, वो भी अतीक को सहयोग करती हैं। बिहार में शहाबुद्दीन जो है तेजाब में नहला देते हैं, फिर भी वो वहाँ पर जो है एक पार्टी का सहयोग मिलता है। तो लगातार स्पेशली इन 2 प्रदेशों के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि राजनीतिक अपराधीकरण ज़्यादा हुआ और नेताओं ने जो है अपराध और राजनीति मतलब फर्क ही करना मुश्किल हो गया कि कहाँ से कौन जाएगा। तो ऐसी क्या दिक्कत है इन 2 राज्यों में, खासकर मध्य प्रदेश में भी ये रहा लेकिन कुछ क्षेत्रों में रहा, तो ऐसी क्या दिक्कत है? या ये कह रहे हैं कि हिंदी बेल्ट की समस्या है? एक टर्म सुना आपने ODOP? नहीं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अच्छा हाँ, सरकार का जो आया था। जी सरकार। हाँ, मेरे हिसाब से इन 2 स्टेट के लिए
OSOP होना चाहिए, वन स्टेट वन प्रोडक्ट, एंड दैट इज नेतागिरी। इन स्टेट्स का जो प्राइम प्रोडक्ट है वो है नेतागिरी। बिहार और उत्तर प्रदेश, आप किसी भी टेलीविजन को देख लीजिए, 5 हेडलाइन चल रही होंगी तो 3 यूपी में होंगी। ठीक है, मुझे लगता है कि यहां की नेतागिरी ने कभी विकास को, ग्रोथ को पनपने ही नहीं दिया। वजह यह कि जैसे भारत पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान भारत को जितनी गाली देगा वो पॉलिटिकल पार्टी उतनी मजबूत होगी। भारत में भी सेम है, यहां पाकिस्तान को जितनी गाली दे दो वो पॉलिटिकल पार्टी उतनी मजबूती से ऊपर आएगी। मुझे लगता है बिहार में भी, बिहार का भी यही तरीका है। शहाबुद्दीन क्या चीज हो गया, यहां अतीक अहमद मुख्तार अंसारी रॉबिन हुड है, और मतलब उसने तेजाब से नहलाया था। मुझे, आप तो बिहार के ही है, वो बूढ़ी महिला जो बंदूक लेके घूमा करती थी, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, लेकिन वो भी लोग घूम रहे थे इंसाफ के चक्कर में। मुझे लगता है अब जो जेनजी है या उसके बाद अल्फा बीटा जो भी आ रहा है, ये एक बदलाव की बयार है। मुझे लगता है ये मेटामॉर्फोसिस का दौर होने वाला है। अब केचुल उतरने वाली है, अब समाज अपनी खाल बदलने वाला है। ये इंस्टा जनरेशन है, ये सोशल मीडिया वाली जनरेशन है। ये अब आप देखिए सर्वेज आने लगे हैं, किस पार्टी में कितने लोग। अब इकोनॉमिक के करप्शन आने लगे हैं। अब विजय माल्या एक न्यूज होता है, नीरव मोदी एक न्यूज होता है, फला जगह घोटाला हो गया, ये होता है। अब अपराध के नाम पे भी डिजिटल अरेस्ट होने लगा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब अपराध का तरीका बदल गया है। अब अपराध कोई मोहल्ले में गुंडा हो जाए, किसी गोली मार दे, किसी का दुपट्टा खींच ले, ये सब तो होता है। माफियाजम अब अपने उतार की ओर है। अब कोई माफिया बन के नहीं। आज नवीन को, मनोज को, किसी को भी चुनना होगा, मुझे लगता है हम किसी शशि थरूर जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट देना पसंद करेंगे। मैं गलत कह रहा हूं? दूसरे और नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, लेकिन इनको देना पसंद, जैसे सचिन पायलट है। लेकिन ये तो शहरी मतदाता का सोच है, और यही इंस्टाग्राम की जनरेशन जो है, एलविश यादव जैसे की भी फैन है। जब एलविश यादव सड़क पे इस तरह की हरकतें करता है, बदमाशियां करता है, उसके वीडियो पे भी वो उसके समर्थन में खड़ी है। ठीक, तो जनता तो मैं देख रहा हूं कि जनरेशन बाय जनरेशन वही है। बातें सोशल मीडिया पे हम कर रहे हैं। अर्बन साइड की बात आप कह रहे हैं कि ऐसा होता है। जब आप उस साइड जाएंगे तो वहां पर अब माफियाजम तो नहीं बचा है, इतना नहीं बचा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सफाया हो चुका है, सुपड़ा साफ हो चुका है और डायनासोर हो गया माफियाजम, ऐसा नहीं है। वहां पे अभी भी जो चीज बची है वो है जात बिरादरी। और हमसे, आपसे, किसी चील से ज्यादा ऊंचाई से देख लेता है एक पॉलिटिशियन, और उसने ऊपर से देख लिया है कि इनको अब जात में बांटने का वक्त आ गया है। ये जातियां फिर बंटने की कगार पे नहीं है क्या? क्या भाजपा इस बार लोकसभा में जो अपनी कुल बहुमत से खुद नहीं आ पाई, उसकी वजह क्या जात बिरादरी नहीं रही? जब तक हिंदू एक था तो ध्रुवीकरण था, अब हिंदू दलित पिछड़े में बढ़ गया, तो अब उनको दिख गया है। तभी आप देखिए कि विपक्ष यानी राहुल गांधी ये मांग कर रहे हैं जनगणना की, नरेंद्र मोदी या अमित शाह या भाजपा कह लीजिए, इन्होंने उसको मान भी लिया और जाति जनगणना होने जा रही है। अब ये दूरदृष्टि ये काम कर रही है कि अब जात बिरादरी को समेटना है। इसलिए मैं थोड़ा पॉजिटिव हूं कि चूंकि आपका बेस क्वेश्चन माफियाजम पर है, उसको मैं फेड आउट होते देख रहा हूं कि वो फेड आउट हो रहा है। अब कोई माफियाजम ऐसा तेजी से सामने बचा नहीं। कहां बचा? शहाबुद्दीन खत्म हो गए, अतीक, मुख्तार सब चले गए। पंजाब अभी मुझे लगता है कि एक ऐसा इलाका है जहां पे अभी भी गैंग वॉर है, जहां पे अभी भी माफियाजम है। अंडरवर्ल्ड महाराष्ट्र से भी खत्म हो चुका है, मुंबई से भी खत्म हो चुका है। मुझे लगता है दौर बदल रहा है, और जो भी चीजें बची हैं वो थोड़ी सी ओवरलैप होकर धीमे से खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी चीजें, ऐसा लगता है मुझे। ये अगर ऐसा ही हो तो हम चाहेंगे कि ऐसा ही हो। लेकिन इसी पॉलिटिकल सिस्टम में शशि थरूर की आपने बात की, एक विचारक गोविंदाचार्य थे। बिल्कुल, हाँ। पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जो पढ़ा लिखा उसके अंदर जो समझदार तबका है, जिसको कि हम और आप देखते हैं कि हाँ ये नेता होने चाहिए, जहां पर हम बात करते हैं ना पार्टी नहीं कैंडिडेट को वोट दो, ऐसे नेता को तो पार्टियां ही नहीं टिकने दे रही है। कितने समाजवादी पार्टी के अंदर इतने पढ़े लिखे नेता होंगे जिनके ऊपर अतीक अहमद भारी पड़ गया होगा, या भाजपा ने जब
अपनी पार्टी में गंगा से नहलाया है, गंगा के पानी से जिन नेताओं को, कितने अच्छे नेताओं की और कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा की बलि देकर वो अपराधियों को गंगा जल में नहला के अपनी पार्टी में लाए। तो एक जनता के तौर पे ये जो नई जनरेशन है, ये जनरेशन बात तो कर रही है, लेकिन बात तो शायद हम लोग भी कर रहे थे। हमारे पास जो माध्यम था, हमारे पास नुक्कड़ नाटक था, मैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बात करता था। ये बच्चे रील में कह दे रहे हैं, फेसबुक पे कह दे रहे हैं। सिस्टम जो है इसके अंदर आपको लगता है कि अपराधी खत्म होंगे? हम देख रहे हैं होता हुआ माफिया खत्म होता हुआ, लेकिन आप ने दूसरे तरह के अपराध के उठने की बात की। कल को अरविंद यादव भी हो सकता है, उस जैसा आदमी आ जाएगा। मैं वही बता रहा हूं आपको जी। मेरे कहने का यही मतलब है कि मुलायम सिंह वो व्यक्ति थे जो अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए फोटो थी जिनकी। लेकिन आप दूसरा फ्रेम देखिए, अखिलेश यादव जब आए तो अतीक अहमद ने स्टेज पर उनके पास जाके कुछ कहने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने उनको धक्का दिया। मुश्किल से 19 सेकंड या 20 सेकंड का वीडियो है ये, लेकिन उस वीडियो ने अखिलेश यादव ने जैसे ही अतीक को धक्का दिया है, उसने एक मैसेज दे दिया। और जब वो मैसेज अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि नहीं यार ये मैसेज है, उसने तत्काल इन सबसे किनारा किया। गेटिंग माय पॉइंट? हालांकि मायावती ने अपने आप को ठीक रखा था, लेकिन अतीक के उमेश पाल के मर्डर के बाद पता नहीं उन्होंने क्यों अतीक की बीवी को मेयर का टिकट दे दिया। भाजपा में ब्रजेश सिंह कौन? ब्रजेश सिंह वो जिससे मुख्तार अंसारी बना। मुख्तार अंसारी कौन? जो ब्रजेश सिंह की वजह से बने। ब्रजेश सिंह को एमएलसी बना दिया, विनीत सिंह को टिकट दे दिया, विनीत सिंह को लगा दिया। सब गंगा में है और सब अपने आप को पाप का धोला बताते हैं। कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसने ना किया हो। क्या रिजवान हैदर को कांग्रेस ने प्रश्रय नहीं दिया? क्या मुख्तार और अतीक को पालने वाली समाजवादी पार्टी से कांग्रेस ने हाथ नहीं मिलाया है क्या? अब आते हैं आपकी बात पे कि माफियाजम नाम की चीज खत्म है। अब मैं आपसे कहता हूं, बताइए कौन माफिया है उत्तर प्रदेश में इस समय? अब तो खैर माफिया नहीं है, नहीं आ रहे, गुंडे हैं, छोटे मोटे अपराधी हैं। एक बात है कि जैसे नरेश अग्रवाल ने कहा कि राम का मतलब रम है, और वही समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल आते हैं और भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो वो लोग जिनका किसी एक सीट पर या किसी एक शहर पर दबदबा है सालों की पॉलिटिक्स का, उनको सीटें बढ़ाने के लिए पार्टियों में गंगा नहलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में गंगा नहलाई जा रही है। उनके बेटे को भी, जैसे मैं नरेश अग्रवाल का एक उदाहरण दे रहा हूं केवल, कि राम पर भाजपा बनी और राम को रम कहने वाला नरेश अग्रवाल आज भाजपा में, इसलिए एक उदाहरण दे रहा हूं केवल आपको। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। वो कॉम्बिनेशन अब सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए हो रहा है। जिस धीमे धीमे एक छन्नी लगती जा रही है, वो इंस्टा जनरेशन की बात कर रहा हूं। मैंने अभी केवल जेनजी पे नहीं रुका हूं जी, मैं अल्फा बीटा की भी बात भी कर रहा हूं। वहां तक आते आते ये चीजें अपने आप खत्म होंगी। हां, इसी जनरेशन में कोई एक लड़का है जो एक भारत जोड़ो यात्रा पे कासगंज पे निकलता है, मस्जिद के सामने बवाल होता है, गोली चलती है और मार दिया जाता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसको पूछती भी नहीं है। वही एक लड़का है जो बहराइच में दुर्गा यात्रा निकाल रहा है, मुसलमान इलाके से रूट चार्ट बदल के वहां से वो निकलते हैं, बवाल होता है, गोली चलती है और वो मार दिया जाता है और उसको कोई पूछता नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये भी वो इंस्टा जनरेशन है, बिल्कुल। लेकिन ये वो नाकारा इंस्टा जनरेशन है जो जाकर सर पे पट्टा बांधकर जय श्री राम या नारायण तदबीर का नारा लगा रही है, लेकिन बर्बाद हो रही है। कुछ तो भटके आपके समय में भी थे, कुछ भटके हमारे समय में भी थे। श्री प्रकाश की तरह अगर एसटीएफ गठित की गई होती और कल्याण सिंह को मारने का ऐलान करने वाले श्री प्रकाश को एसटीएफ ने मारा, अगर ऐसे ही एसटीएफ ने काम किया होता और ऐसे ही एसटीएफ बनाई जा रही होती, तो ना अतीक होते ना मुख्तार होते। लेकिन सबकी पॉलिटिकल विल की बात है। किसी को सीटें दिखती हैं और किसी को दिखता है कि ये आदमी अगर बढ़ गया तो कल का नेता हो जाएगा। उनको लगता है ये गुंडा अगर बढ़ गया तो कल को 20 गुंडे मुझे और दे देगा और मेरा काम बन हो जाएगा। राजनाथ सिंह थे, अगर मुझे ठीक याद है तो वो मुख्यमंत्री थे जब विकास दुबे ने मारा था। उन्हीं के मंत्री के मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, मिश्रा जी थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष थे। वो कानपुर की घटना है, मैं कानपुर का रहने वाला। उन्होंने मारा, थाने में घुस के छाती में पैर रख के। और उनके भी गनर जवाब, उन्होंने भी, गनर्स ने भी उनका मना कर दिया था। संतोष मिश्रा जी।
इसी तरह से समाजवादी पार्टी के टाइम तो हमेशा ही कहा गया कि भाई अपराधी बढ़ते रहे हैं। मायावती, जिनके माना जाता है कि उनके आने के बाद अपराध कम हो जाता है, उनके में भी उनके अपने मुख्तार अंसारी जैसे लोग खड़े किए उन्होंने। इतने साल की पत्रकारिता में कौन सी पार्टी ने सर्वाधिक अपराधी दिए हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, सर्वाधिक की बात करेंगे तो सर्वाधिक तो पहले सर्वाधिक सीटों वालों के थे, जो सर्वमान्य पार्टी थी पूरे देश की, कांग्रेस। ये सब कांग्रेस के नीचे तो निकले। इसी कांग्रेस में से पिछड़ा निकालकर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने राजनीति चमकाई। इसी कांग्रेस से दलित निकालकर मायावती ने दलित, काशीराम ने दलितों की पॉलिटिक्स की और मायावती ने उसमें एग्रेशन डाल दिया। इसी में हिंदू मुस्लिम करके भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, तो निकले तो सब वहीं से। हाँ, मायावती ने कानून के नाम पर बहुत सख्ती से काम किया, लेकिन मायावती का जो पैसा था, जैसे एनआरएचएम में 10,000 करोड़ था, उसमें 2-2, 3-3 सीएमओ सरेआम मारे जा रहे हैं, गोलियों से भूने जा रहे हैं। 120 आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर, ठेकेदार सब जेल जा रहे हैं। मायावती के समय में हो रहा है, उस समय पैसे का माफिया समय। उसके बाद अगर सब, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स नाम पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने पॉलिटिक्स की, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में ज्यादा निकले। बात यूपी की हो रही है जी, तो यूपी में उदय ही नहीं था किसी और पार्टी का। मायावती के बाद, मतलब मायावती से पहले मुलायम सिंह आ गए ना, तो उस समय सबसे ज्यादा अपराधी पले। फिर उन अपराधियों को गमलों में लगाने का काम बाकी सारी पार्टी, वो पौध वहां से निकली, सबने अपने अपने यहाँ बोना शुरू कर दिया। तो आप ये मान के चलिए कि बेसिकली कांग्रेस ही कांग्रेस थी। उसकी नर्सरी से जो भी दल निकले, चाहे वो पिछड़े के नाम पे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह निकले हो, दलितों के नाम पर मायावती काशीराम निकले हो, या राम मंदिर के नाम पे हिंदू मुस्लिम पर भाजपा का इंडक्शन हुआ हो यूपी में, ये सारे अपराधी वहीं से निकले और बाकी दूसरी पार्टियों ने अपने अपने गमलों में उनको बो दिया। अब यूं तो कह सकते हैं कि अभी तो कहीं कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ, ब्रजेश सिंह है, जो ब्रजेश सिंह भाजपा ने जिनको एमएलसी के लिए चुना, जनता के बीच में चुनाव नहीं लड़ा, एमएलसी के भी। विनीत सिंह विधायक है, वही है जो हेलीकॉप्टर से महाकुंभ गए, जहां पर आम आदमी जा नहीं पा रहा था। तो ये हमारे यहां धनंजय सिंह भी है। धनंजय सिंह अभी एक मामले में पुलिस के वांटेड थे, पुलिस उनको ढूंढ नहीं पा रही थी, और वो जौनपुर में ही एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भी कर रहे थे और वो सोशल मीडिया पे भी जा रहा था। तो किसका प्रश्रय है, कौन ऊपर से शेल्टर दे रहा है, कहाँ हार्बरिंग हो रही है, ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है। और आप अब सोशल मीडिया के इस जमाने में आंखों से कुछ छुपने वाला नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। तो अपराधियों को प्रश्रय ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने ना दिया हो। अगर मैं उत्तर प्रदेश से एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो शायद आम आदमी पार्टी एक रेवोल्यूशन लाई थी कि पढ़े लिखे लोग सब उसमें जुड़ने, अपराधी उसमें भी आ गए। अपराधी का, नवीन भाई, सिर्फ मसला ही केवल ये है कि वो अपराधी अपने साथ एक ऑरा लाता है, और उस ऑरे में सिर्फ उसकी सीट नहीं बल्कि आसपास की कुछ और सीटें भी होती है, और पैसा तो होता ही है। बिल्कुल, ये बड़ा दुखद है हमारे लोकतंत्र में। अच्छा, अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसमें मानते हैं कि भाई बुलडोजर बाबा भी हो गए और एनकाउंटर तो हो ही रहे हैं, तो अपराधियों को खत्म किया जा रहा है। लेकिन आपने कुछ नाम लिए, और एक चर्चा ये भी होती है कि ये ठीक है, जो उनकी पार्टी के गुंडे थे वो खत्म हुए हैं, अब नए गुंडे खड़े हो रहे हैं, और जातिगत आधार पर भी जो अन्य जातियों के थे वो मारे गए, लेकिन अब जो है एक खास जाति के गुंडे वो बढ़े जा रहे हैं। गुंडे हों या वो भविष्य में माफिया बने, पता नहीं। क्या ये सच है? आधा सच है, अर्ध सत्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुए थे, एक हवा आई कि योगी आदित्यनाथ, एंड आई वॉज दैट मैन जिसने 6 घंटे पहले पूरे देश को बता दिया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जैसे ही योगी आदित्यनाथ का नाम मीडिया में आया, स्लॉटर हाउस बंद होने लगे। पुलिस ने पूरे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन मजनू शुरू कर दिया। जितने भी ये सब लड़की के छेड़छाड़ वाले थे अपने आप पकड़े जाने लगे। अभी मुख्यमंत्री नाम नहीं घोषित हुआ था उनका, ये औरा था।
योगी आदित्यनाथ का ऑरा था। वो ऑरा लेके जब वो व्यक्ति आता है जिसने हरिशंकर तिवारी को देखा है, जिसने श्री प्रकाश शुक्ला को देखा है, जिसने मुख्तार अंसारी से मुचैटा लिया है, वो जफर सुपारी अंबेडकर नगर में, जफर सुपारी जिसने उसके खिलाफ मुचैटा लिया हो, वो आदमी मुख्यमंत्री बनता है। वो आदमी जो गोरक्ष पीठ का मठाधीश भी है, पीठाधीश्वर भी है, जिसने सब कुछ देखा है, वो आता है और तय करता है कि माफियाज़म खत्म करना है। अब हमारे, आपने कहा एनकाउंटर, हमारे यहाँ हाफ एनकाउंटर होता है। हाफ एनकाउंटर, पैर पे गोली पड़ती है। पैर पे गोली जब पड़ती है तो मान के चलिए कि 6 फुट का एक आदमी जब लंगड़ा के चलता है तो उसका 60% ऑरा तो दिवाली बम पर छूट हो जाती है। फिर उससे आदमी डरता नहीं है। ये काम शुरू हुआ। गैंगस्टर एक्ट का जो इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया, उसमें यह है कि अगर मैं मुख्तार के गैंग से जुड़ा हूं तो मेरी संपत्ति भी सीज हो जाएगी, बुलडोज हो जाएगी। तो हजारों करोड़ की संपत्तियां बुलडोज हुई, सीज की गई। जो साथ के लोग थे जेल पहुंचाए गए। एनकाउंटर्स हुए, हाफ एनकाउंटर्स हुए, 3-3.5 हजार की संख्या में हुए। लेकिन विकास दुबे भी मरा, कोई दीक्षित भी मरा, लेकिन अतीक, मुख्तार, रिजवान, ये लोग ज्यादा मरे। अब इसके बीच में 2 बातें हैं। या तो मुस्लिम अपराधी ही उत्तर प्रदेश में ज्यादा थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के समय में समय से थे इक्वेशन। अब या तो आप इसको ये मान लीजिए या ये मान लीजिए कि अतीक अहमद जब जेल से निकलता है साबरमती से और यूपी में प्रवेश करता है, तब से लेके उसके मरने तक मीडिया कवरेज चल रही। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा साहब ये है कि जितना अतीक चलेगा हिंदू उतना यूनाइट होगा, और जितना अतीक चलेगा मुस्लिम उतना यूनाइट होगा। मुस्लिम का यूनाइट होना भी हिंदू के यूनाइट होने का काम करता है। और अतीक जब मारा जाता है, जब विकास दुबे जब मारा गया तो मायावती ने अभियान शुरू कर दिया कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। आप समझ रहे मेरी बात? रावण नहीं देखा जा रहा है, रावण का ब्राह्मणत्व तो देखा जा रहा है। विकास दुबे ने 10 पुलिस वालों को मारा, 8 पुलिस वालों को मारा। भाई कितने ब्राह्मण ही मारे उसने? अरे मैं कह रहा हूं ब्राह्मण नहीं मारे, उसने ब्राह्मण नहीं मारे, लेकिन वो था तो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कहां रह जाता है? तो उसमें कुछ अतीक ज्यादा मर गए। तो विपक्ष का एक आरोप है कि मुसलमानों की हत्या, उनकी संपत्तियों को बुलडोज करना, उनके खिलाफ कार्रवाइयां ज्यादा तेज और ज्यादा गिनकर की गई है। ये एक सवाल तो खड़ा होता है, क्योंकि उसका नजरिया अगर आप देखेंगे तो नजरिया है कि रहीम नगर में बुलडोजर चलता है ग्रीन ट्रिब्यूनल के कहने पे, लेकिन पंतनगर तक आके बुलडोजर शेल्टर में जाके खड़े हो जाते हैं। कांवड़िए जब निकलते हैं तो आपको ठेले पे अपना नेम प्लेट लगाना होता है कि आप मैकू हैं कि मुबीन है, लेकिन जब होली होती है तो संभल में मस्जिदों को तिरपाल से ढकना पड़ता है आपको। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैसेज बड़ा क्लियर है, ये सारा खेल मैसेज का है। तो इसमें हो सकता है कुछ मुबीन ज्यादा मर गए, कुछ मुबीनों की ज्यादा संपत्तियां सीज हो गई। तो ये एक मैसेज का खेल तो है, प्योर पॉलिटिक्स तो नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद एक लड़का भी 15-20 दिन पहले एक सीसीटीवी में कैद हो गया। लड़की चली जा रही थी, उसका दुपट्टा खींच लिया, घुटना टूट गया, गोली लग गई। एक लड़का चला जा रहा था, कुछ नहीं, लड़की खामका में गली से चुपचाप चली जा रही, उसने रोका, पकड़ा, किस किया, चला गया। हाफ एनकाउंटर, बलात्कार वाले का एनकाउंटर हो गया। ये टेरर जो है, मुझे लगता है कि जिस समाज में, जिस शहर में लड़की रात में 3 बजे भी आ रही है आराम से, महिला जेवर पहन के भी टहल रही है और कोई स्नैचिंग नहीं कर रहा है, सिक्योर सोसाइटी। ये मैसेज तो यूपी में है, आया है। लेकिन यह कह दिया जाए कि योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान नहीं करते, गलत है, करते हैं। मोदी ने भले ही जनगणना के लिए बात कह दी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव हिंदू मुस्लिम पर ही होगा, ये पक्की बात है। आपने इसमें एक, चूंकि आपने कहा सब कुछ सच है, लेकिन आपने एक जगह पे थोड़ी सी चतुराई करी, वो है केंद्र और राज्य की सरकार में। केंद्र में आपने दूसरी पार्टी की सरकार दिखा दी, राज्य में जो है वो तो दिख ही रहा है कि कैरेक्टर कौन है।
तो वहां पर जो है आप गृह मंत्री का विवाद भी दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, जो कि सब जानते भी हैं चल रहा है। तो ये क्या कारण था क्रिएटिविटी का, कि या क्रिएटिव लिबर्टी थी, या आपने किसी सतर्कता के नाते दोनों पार्टियों का अलग दिखाया है? एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कहानी सब जानते हैं। हाँ। तो मैंने वही कहानी तो बताई है। आप भी समझ रहे हैं। जब आप समझ रहे हैं तो मेरा लिखना सफल है। मैं बता रहा हूं कि एक जगह से शेल्टर है, मैं बता रहा हूं कि दूसरी जगह शेल्टर नहीं है। एक जगह से शेल्टर देने की जिद नहीं होती तो शायद कोई बच भी जाता, शायद कोई बच भी जाता। तो मैंने जो लिखा वो नवीन साहब भी समझ रहे हैं, जो खुद एक राइटर है, जो खुद एक इंटरव्यूअर है, जो खुद बहुत पढ़े लिखे और बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं। तो मेरा लिखना सफल है। तो बात पूरी क्लियर है। उसको माइक्रोस्कोप पे लगा के स्क्रू गेज से नाप के वर्नियर कैलिपर करके उसको और क्लियर करने की बहुत जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो सर क्या होता है कि जब जैसे हम सवाल पूछ नहीं पाते तब लगता है चलो पूछा जाए, वरना जब मैं लिख रहा था उपन्यास, तो चूंकि मेरे देखिए मैं बहुत क्लियर कर दूं, पॉलिटिकली आ जाता हूं, यूपी की पॉलिटिक्स पे आ जाता हूं। एक सवाल है, मोदी के बाद कौन? अगर आप योगी की इमेज देखना शुरू करें तो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर बंगाल आगे तक स्टार कैंपेनर में योगी आदित्यनाथ जिस जगह खड़े हो जाते हैं माहौल तो बदल देता है वो। मैं एक इंसिडेंट सर बीच में रोक के आपको बताऊं। मैं जा रहा था हैदराबाद बेंगलोर से ट्रेन से, और एक आदमी वो बुरी तरह से मोदी को गालियां दिया जा रहा है, ये जो खराब है, ऐसा है वैसा है। लेकिन बीच चर्चा में जो उनकी बीच में योगी का नाम आया, कहता है कि योगी है। और मैं मेरी वाइफ को बोला कि ये देखो, ये है कि वो आदमी बीजेपी की एंटी पॉलिटिक्स, अच्छा ये भी कह रहा है कि बीजेपी खराब है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, योगी अच्छा, और कह रहा है योगी अच्छा है। कि ये क्या बात हो रही है? मैं हिंदी बेल्ट छोड़ दीजिएगा, मतलब यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, थोड़ा इसको छोड़ दीजिए। मैं जहां जहां भी जाता हूं इंटरव्यूज पर या किताब के बारे में चर्चा करने, या मेरे शोज होते हैं, मैं आपको सच बताऊं, वो जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो कहते हैं कि सर आपसे 2-4 सवाल तो केवल योगी आदित्यनाथ पे पूछेंगे। यानी आप समझिए कि आज भी विदेश में चले जाते हैं आप तो भारत एक सपेरों का देश आज भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश आज भी माफियाओं का प्रदेश माना जाता है। दिल्ली ऐसा माना जाता है कि यहां पे लड़की 7 बजे के बाद नहीं निकलनी चाहिए। हो सकता है इमेज बदल गई हो। मैंने बॉम्बे नाम का एक शहर देखा है जहां पे लड़की कितने बजे भी निकले, वो इमेज अभी तक प्रिवेल कर रही है। तो मैं जिस बात पर था कि मोदी के बाद कौन, तो मोदी क्या चाहते होंगे? अमित शाह। और अमित शाह क्या चाहते होंगे? कितने सालों से दोनों ने क्या संघर्ष नहीं झेला है। विपक्षी पार्टियों का प्रताड़ना भी झेली होगी, अपना संघर्ष करके आना भी देखा होगा। आज देख रहे हैं ना योगी और मोदी और अमित शाह पैरों पे दौड़ रहे हैं, वो घुटने पे कैसे चले ये वो दो जानते हैं। उसके बीच में एक नाम अचानक पैदा हो जाता है, दैट इज योगी आदित्यनाथ। यहां से कलह शुरू होती है। सेंट्रल, मैं बड़ी क्लियरिटी के साथ बोलता हूं, मुझे किसी चीज से कोई डर नहीं लगता, मैं आपको साफ बताऊं तो अमित शाह कतई नहीं चाहते होंगे कि योगी आदित्यनाथ कल को पीएम के कैंडिडेट बने, और योगी आदित्यनाथ कतई नहीं चाहते कि वो प्रधानमंत्री न बने। वजह, लोकसभा का चुनाव अभी 1.5-2 साल पहले कंप्लीट हुआ है, जिसमें हम अयोध्या भी हारे, लेट्स से टेक्निकली फैजाबाद हारे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां का राम मंदिर का हमने उद्घाटन किया है, जहां पे राम मंदिर बाबरी के विवाद से भाजपा का इंडक्शन हुआ है, जहां से भाजपा का उदय हुआ है, उस उत्तर प्रदेश से अगर पिछले चुनाव के बराबर भी सीटें मिल गई होती तो बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आज भी केंद्र में बैठी होती। उस उत्तर प्रदेश में अभी भी हिंदू मुस्लिम है, लेकिन सेंट्रल अब जाति को भी बटोर रहा है। हिंदू मुस्लिम कम कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अपनी जिद है, अपनी पॉलिटिकल विल है, अपना स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, तो वो बंदा अपने स्टाइल पे चल रहा है और बिना कुछ किए जो वो कर रहा था उसने उसको उसका परसेप्शन बना दिया। जो आपने बताया कि भाजपा को गाली दे रहा था लेकिन योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा था, तो योगी आदित्यनाथ की इस मामले में तारीफ है, खुद उदय हो गया उसका, खतरा वो बन गए। इस खतरे को सेंट्रल नहीं चाहता, वो अमित शाह को चाहते हैं। ये एक लड़ाई है
बाकी जो आप पूछ रहे थे। क्योंकि जैसा मुझे लगता है कि मोदी जी के साथ हुआ था, सिंगूर के बाद वो एकदम से नेशनल आइकन बन गए, विकास का चेहरा बनना शुरू हो गया। वो अब योगी जो है वो क्राइम को खत्म करते हुए बने हैं। खैर, एक सवाल ये जानना चाहूंगा कि इतने सारे गैंगस्टर्स से आप मिले, कभी कोई किसी इंटरव्यू में ऐसा मौका लगा कि यार आज मेरा खुद का निकलना मुश्किल है, सवाल ऐसा पूछ दिया हो कि गैंगस्टर बोला कि अब तो मनोज भाई बाहर जाके दिखाओ? 6 बच्चों की डेथ हो गई थी डिप्थीरिया के इंजेक्शन से। मोहनलालगंज की बात है, मैं गया उसको कवर करने, तो मुझे एक शब्द पता लगा, दैट वाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। मुझे पता लगा कि ये सेंट्रल से बजट आता है, छोटा मोटा नहीं होता है, 10,000 करोड़ का होता है। थोड़ा सा 1 मिनट का समय लूंगा आपसे। उसमें जो घर में, आप तो राजस्थान के हैं, वहां तो अभी भी कई जगह प्रथा होगी, घर में ही बच्चे पैदा करने की प्रथा थी। तो दाई लाई गई, आशा बहू, वो प्रेग्नेंट वुमन को जब तक वो प्रेग्नेंट है आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम देती रहेगी, और बच्चा अस्पताल में आपको पैदा करना होगा। जब आप पैदा करेंगे 2,000 रुपए मिलेंगे आपको, बच्चे को खिलौने मिलेंगे, ठीक है। सर, बच्चे की नाल जिस कैंची से काटी जाती है वो डायमंड कटिंग होती है। भाई लोगों ने सप्लाई कर दी सिंपल दरियागंज टाइप की, सब उससे बच्चे मरे। वो टटोलते 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 मनोज राजन त्रिपाठी चले गए नैराचम के 10,000 करोड़ के स्कैम में, जिसमें 3 सीएमओ डेलाइट मर्डर में मार दिए, 2 सीएमओ, और एक जेल में जिसने 12 जगह से अपनी आर्टरी काटी। 100-150 लोग चले गए जेल में। उस वक्त मुझे पुलिस ने उठवाया, मायावती की गवर्नमेंट थी। परवेश टांडा नेपाल में आईएसआई के लिए काम करता था, फेक करेंसी का। परवेश टांडा को यूपी से सुपारी नेपाल जाती है मनोज राजन त्रिपाठी की, और ट्रक से कुचल के मारने का प्लान था। आईबी और रॉ से मुझे ये टिप ऑफ मिला कि तुमको यहां मार दिया जाएगा। ये बड़ा कांड, भाई 10,000 करोड़ बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारे मर्डर इन्वॉल्व है। मुझे मेरे बॉस आशुतोष थे, राजदीप थे, इन लोगों ने कहा तुम्हारी सिक्योरिटी का थ्रेट है, तुम 2-4 महीने दिल्ली आ जाओ। मैंने कहा आऊंगा नहीं। ये एक अलग बात है कि 12 दिन बाद परवेश टांडा ही नेपाल में एक ऑपरेशन में मार दिए गए। वो क्या है वो बात की कहानी है, लेकिन मार दिए गए। हाँ, वो एक समय था जब मेरा ऑफिस मेरे लिए चिंतित था, मेरे घर वाले मेरे लिए चिंतित थे, बेटी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, चिंता नाम का शब्द समझने लगी थी, उसको चिंता थी, मेरे घर वालों को चिंता थी। और सच बताऊं आपको, जब मैं कार पे बैठता था और कहीं जा रहा होता था, और अगर कोई ट्रक पीछे होता था, तो एक बार की लगता तो था कि हो सकता है, क्योंकि पूरा प्लान था उसमें, तो लगता था कि यार ये टक्कर ना मार दे। तो एक काम करता था मैं, ड्राइवर कहता था कि तुम धीमा कर लो, इसको निकल जाने दो। तो इस तरीके से कहने लगा था। लेकिन अगर आप कहें कि मैंने जगह छोड़ दी हो, मैंने कार में चलना छोड़ दिया हो, या मैंने कोई सुरक्षा ले ली हो पुलिस की, ऐसा नहीं हुआ। तो ये घटना थी जिस वक्त एक डर का ऑरा परिवार से लेके ऑफिस तक था, लेकिन डरे नहीं। आखिरी सवाल, और ये किताब में जब मैं पूरा पढ़ता हूं तो एक तो ब्यूरोक्रेसी का अपना सिस्टम दिखता है, ब्यूरोक्रेसी के अपने टकराव है जी, राजनीति के टकराव की हम बात कर ही चुके हैं। विकास दुबे के केस में भी वो मध्य प्रदेश पहुंच गया और वहां के एक मंत्री उसको बचा लेते। अगर योगी आदित्यनाथ न अड़े होते तो वो बचा ही लेते, हड़काए ना होते तो। बिल्कुल। तो ये सब हो चुका था। अब जो पूरा सिस्टम, हमने सारी बातें की, माफिया खत्म हो रहा है, सब चीजें हम बात कर चुके हैं, इसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी का वो इम्पैक्ट नजर आता है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं न कहीं योगी भी इसमें विवश होते होंगे, और अन्य मुख्यमंत्री, मैं तो अभी राजस्थान में हमारे जो मुख्यमंत्री बने हैं वो तो उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो ये जो सारी समस्याएं, ब्यूरोक्रेसी एक, और पॉलिटिकली विद इन वन पार्टी, आपने यहाँ बृजरानी कुशवाहा के माध्यम से दिखाया या गृह मंत्री फिरोज भाई पटेल के माध्यम से दिखाया, ये जो सारी की सारी गणित है, इसको देखते हुए क्या ये लग रहा है कि लोकतंत्र जो है वो विचार का तो रहा ही नहीं है, जुगाड़ और डर का सिस्टम बना हुआ है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। मुझे लगता है कि ये जो सदन में नेता खड़े होते हैं, जो सभाएं करते हैं, इनको चलाता तो ब्यूरोक्रेट है, नीति वही बनाता है और वो अपने हिसाब से बनाता है। नेता दस्तखत उसके भरोसे पर करता है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में आपने योगी आदित्यनाथ के अलावा किसका नाम सुना है? कोई मंत्री आपको दिखता है रोज कुछ करते हुए? कहां है सर? हमारे यहां शर्मा जी ऊर्जा मंत्री हैं सर,
शर्मा जी कौन? जो गुजरात कैडर के आईएएस थे, योग और नरेंद्र मोदी के ब्लू आइड बॉय हैं, एम के शर्मा। वो उत्तर प्रदेश लाए जाते कि इनको मंत्री बना दिया जाए और गृह दे दिया जाए। बड़ी खींचतान होती, लगता है आज योगी गए, कल योगी गए, अब इनका मुख्यमंत्री पद छिन जाएगा। एम के शर्मा को नहीं बनाया जाता है। अब की एम के शर्मा फिर आते हैं, अब ऊर्जा भी दिया जाता है, नगर विकास भी जाता है। बहुत छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, इससे सब समझ जाइएगा। शर्मा जी उठते हैं, ए के शर्मा, माफ कीजिएगा, ए के शर्मा जी जो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, वो बाराबंकी के एक सब स्टेशन का इंस्पेक्शन करने जाते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं इंस्पेक्शन वाले रूम के अंदर, एसडीओ के कमरे में लाइट चली जाती है। याद करिए, आप स्कूल में भी पढ़ते रहे होंगे, कहीं नौकरी की होगी, जब बॉस आ रहा होता था तो चूना अलग से छिड़कता था, गमले लगाए जाते तो लोग हिलते थे। प्रदेश का ऊर्जा मंत्री आ रहा है और उसी सब स्टेशन की लाइट जा रही है और वो अपने छोटे वाले मोबाइल की टॉर्च से फाइल देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में औकात है मंत्रियों की। वहां एक ही नाम चलता है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। और वो योगी आदित्यनाथ के आसपास एक दर्जन, आधे दर्जन ब्यूरोक्रेट है, जिन ब्यूरोक्रेसी से वो पूरा सिस्टम चल रहा है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये जो तमाम सारे मंत्री हैं, ये सब कोई चाहता नहीं था, ये कोई ऊपर चाहता था। तो ऊपर वालों ने पोर्टफोलियो तो दिला दिया, लेकिन गब्बर से टक्कर कैसे होगी? ठाकुर ने तो कील वाले जूते पहने हुए हैं। तो वो वाला मसला है। तो ये ब्यूरोक्रेसी चलाती है। साइडलाइन किसी को करके चलना सबसे बढ़िया अपना जलवा बरकरार रखने जैसा होता है। तो वो है उत्तर प्रदेश में, यही तरीका। और ब्यूरोक्रेसी हमेशा चलाती थी, यही काम मायावती भी करती थी। शशांक शेखर सिंह उनके कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जिन्होंने खुद अपना प्रस्ताव दिया, खुद अपने प्रस्ताव को ओके किया और खुद कैबिनेट सेक्रेटरी। ही वाज नॉट आईएएस, ही वाज जस्ट एन पायलट, लेकिन वो प्रदेश का सबसे ताकतवर आदमी था। 5 लोगों का पंचम तल था, जो एक्चुअली सीएम सेक्रेटरीएट है। वो जो कहता था वैसे प्रदेश चलता था। तो ब्यूरोक्रेसी हमेशा से चलाती रही है। कभी कभी लीडरशिप इंदिरा गांधी जैसे होते, नरेंद्र मोदी जैसे भी, जो ब्यूरोक्रेसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो जानते हैं कि तुम टूल हो, हमको कैसे तुमको इस्तेमाल करना है। लेकिन असल में मशीनरी ब्यूरोक्रेसी है और नेता इस मशीन को ऐसे चलाते हैं। वो खुद मशीन है, नेता उसको चलाते हैं। सिस्टम उसमें गन्ने की तरह पिसता है और बार बार लपेट के जब तक लुगदी नहीं बना दिया जाता है, तब तक उसका रस निकाला जाता है। तो बातचीत आपके साथ काफ़ी अच्छी रही, कई सारी नई बातें मैंने जानी और मुझे लगता है दर्शकों को भी पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं, जैसे कि बात हुई, कि माफिया का राज खत्म हो रहा है और जो अपराध है वो भी खत्म होगा। ये एक नागरिक के तौर पर हम उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन एक किताब की बात है, तो किताब कसारी मसारी आप पढ़ें, आपको लगेगा कि एक फिल्म देख रहे हैं। इतनी रोचक तरीके से किताब लिखी गई है। और सबसे खास बात यह है कि किताब में कोई भी घटना फिक्शनल नहीं, वो सच है। उसको फिक्शन में क्यों लिखा गया, उसका जवाब मनोज सर दे चुके हैं। और एक और किताब है, कोड का कोरी, वो भी उतनी ही मज़ेदार किताब है, जो कि कसारी मसारी से पहले आई थी। वो भी मनोज सर की किताब है, तो उसको भी पढ़ा जाए। और ये बातचीत पसंद आए तो अच्छी चीज़ें खुद के पास नहीं रखनी चाहिए, उसको शेयर कर देना चाहिए, लाइक तो करना ही चाहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर, बहुत धन्यवाद आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भाई।